आज के इस वीडियो सीरीज़ में आरआरसी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम चौथे का बी वाला सेक्शन कवर करेंगे। इसका जो पार्ट ए है जिसमें 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे और इसका टेस्ट अगर आप खुद देना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करिए। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 50 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में यानी कि ए वाले में कवर कर दिया है। उसको देखने के लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। शुरू करते हैं 51 नंबर से। क्वेश्चन है कि 10 भुजा वाले किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे। मतलब कि अगर हम 10 भुजा वाला कोई बहुभुज बना देते हैं तो वहाँ पर कुल कितने विकर्ण होंगे। विकर्ण आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर हम वर्ग की बात करें तो इसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो उसी तरह 10 भुजा वाले में विकर्ण पूछा गया है। तो जहाँ पर आपको विकल्प दिखाए जा रहे हैं, अगर आपको आपका उत्तर आता है तो कमेंट करके बताया करिए। देखिए होता क्या है कि विकर्णों की संख्या का जो फार्मूला होता है ये कुछ इस तरह होता है। विकर्णों की संख्या बराबर है n-3/2। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, 10 भुजाएं यानी कि 10 3/2। अभी हो गया 10 गुणे 7/2 यानी कि हो गया 35। यहाँ पे उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे देखिए इसको सरल करना है, इसको सॉल्व करना है कि एक कोष्ठ में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है माइनस एक कोष्ठ में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा ये बताना है। मैथ वाले क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 5 सेकंड मिल रहा है, तो आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आप एक फार्मूला पढ़े हो a² माइनस b² बराबर है, तो होता है एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। आपको इसी फार्मूले का यूज करना होगा। इसको आपको पूरा मान लेना होगा a, इसको पूरा मान लेना होगा b। तो उस कंडीशन में a² माइनस b² हो गया। एक कोष्ठ में हो जाएगा √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3 और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा √5 प्लस √3 माइनस √5 प्लस √3। इस वाले से ये वाला कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल। ये हो गया 2√5 और इंटू 2√3। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, यानी कि 4√15 यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है 53 नंबर का और 53 नंबर में आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया गया है। 2 ट्रेनें हैं, 105 मीटर एक लंबी है और दूसरी 90 मीटर है। अब ये दोनों समानांतर पटरी पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मतलब 2 पटरी है, इस पे जो ट्रेन चल रही है वो इधर से चल रही है, इस पे चलने वाली ट्रेन इधर से चल रही है और जो इनकी स्पीड है इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा गया है कि एक दूसरे को पार करने में इनको कितना समय लगेगा। जब ये एक दूसरे को पार करेंगे उस समय से लेकर के, मतलब जब एक साथ टच में आएंगे और पार करेंगे तो उस दौरान कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एक बड़े तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो छोटा तरीका है ये है कि टाइम बराबर होगा। इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टाइम बराबर होगा ट्रेनों की लंबाई, यानी कि इसको हम D1 D2 बोल सकते हैं, जो ट्रेनों की खुद की लंबाई है, ठीक है। और चाल, जो सापेक्ष चाल है, चाल को भी हम ऐड कर लेंगे यानी कि V1 प्लस V2। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रेन की लंबाई दी गई है ये मीटर में दी गई है, लेकिन जो चाल दी गई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो यहाँ पर जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस लिए करना है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो किलोमीटर वाले को हमें मीटर में बदलना होगा। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेनों की पहले लंबाई जोड़ लीजिए 105 धन 90 और उसी तरह चाल को भी ऐड करिए। चाल है एक की 45, दूसरे की 72 और चूंकि दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, दोनों को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए हो गया 195, ये तो 195 ही हो जाएगा। ये 18 नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, दोनों को आप ऐड करिए तो ये होता है 7 और 7 4 11, यानी कि 117 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आप कटाना पिटाना होगा, तो इससे आप इससे करेंगे तो 5 3 15 और 5 9 45, और उसी तरह करेंगे इससे तो ये कट जाएगा 3 बार में, और इससे हम करेंगे अगर इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 6। अब ये 6 क्या है, तो ये सेकेंड है, ठीक है। और आपका उत्तर भी आ चुका है 6 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए चाहे कोई भी डेटा दिया गया हो, आपको ध्यान बस इतना रखना होगा कि मीटर प्रति सेकेंड, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो, अगर ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो। यहाँ पे देखिए 54 नंबर में कि दिए गए अनुक्रम में ऐसी कितनी 6 संख्याएं हैं जिनके पहले 9 आता है लेकिन बाद में 4 नहीं आता है। ऐसा 6 खोजना है जिनके पहले 9 आता हो, यानी कि आपको 9 6 देखना होगा हर जगह, लेकिन 4 नहीं दिखना चाहिए बाद में। अब देखिए कहाँ कहाँ पे 9 6 है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9 6 यहाँ पर भी है, 9 6 यहाँ पर भी है, 9 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 9 6 है, और कहीं पर तो कहीं 9 और 6 नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में 4 नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 आ चुका है, यानी कि इसको आप नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 4 यहाँ पर आ चुका है, यानी कि इसको भी आप काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर 4 नहीं आया है और यहाँ पे 4 नहीं आया है, यानी कि जो इस तरह की संख्याएं हैं उनकी संख्या है केवल और केवल 2। मतलब 2 जगह केवल ऐसा हुआ है कि 6 के पहले 9 आया हो और बाद में 4 ना आया हो। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं और उनके 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं, ठीक है। अब आपको विचार करना है कि दोनों वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वो भले आपको गलत प्रतीत होते हों, लेकिन आपको सत्य मानना है। अब आपको अपना उत्तर देना है। जैसे कि वक्तव्य पहले देख लीजिए, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। जैसे कि पहले में ये कहा गया है कि अगर कोई परीक्षा में लगातार असफल हो रहा है तो यानी कि वो कंटिन्यू काम नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यू मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे में कहा गया है कि कुछ जो कंटिन्यू मेहनत करने वाले छात्र हैं वो भी असफल हो जाते हैं। तो अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे दिख रहा है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। और उसके बाद कहा गया है कि असफल छात्रों में कुछ छात्र नियमित भी होते हैं। ये आपका उत्तर है 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो पहला वाला है कि बताइए कि पहला निष्कर्ष सही है कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कुछ नियमित छात्र होते हैं जो कि असफल हो जाते हैं। तो हमें वक्तव्य को सही मानना होता है, ठीक है। तो वक्तव्य के अनुसार जो पहला वाला है ये गलत है। यहाँ पे है कि असफल छात्रों में कुछ छात्र नियमित भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें लिखा गया है कि असफल छात्रों में कुछ छात्र नियमित होते हैं, या फिर इस तरह कहिए कि नियमित छात्रों में कुछ छात्र असफल हो जाते हैं, यानी कि दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। जब दूसरा सही हो गया तो ये भी सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा है। परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो हार्ड क्वेश्चन बनेगा अगर रीजनिंग का, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जहाँ पर आपको इस तरह से एक वक्तव्य दिया गया होगा और निष्कर्ष। आपको वक्तव्य को हमेशा सही मानना होता है। यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि GORB FLUR का अर्थ है फैन बेल्ट, PIXN GORB का अर्थ है सेलिंग फैन, ARTH TUSL का अर्थ है टाइल रूफ। तो बताइए कि किस शब्द का अर्थ है सेलिंग टाइल, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में GORB फ्लर में है फैन बेल्ट, और उसी तरह पिक्सल GORB में है सेलिंग फैन। तो इन दोनों में से अगर आप इनको यहाँ लिख दें तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। FLUR, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिखते हैं GORB FLUR फैन बेल्ट पिक्स GORB
ये है सीलिंग फैन। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, GORB, GORB, और यहाँ पे क्या कॉमन है, फैन। यानी कि GORB का मतलब क्या हो गया, फैन। आप यहाँ लिख सकते हैं कि GORB का मतलब क्या हो गया, फैन। एक चीज़ और दिया है, TUSL, इसका अर्थ है टाइल रूफ, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे कि क्या है, तो यहाँ पे देखिए जब GORB का मतलब हो गया फैन, तो पिक्सन का क्या मतलब रह गया, पिक्सन का ऑटोमेटिक मतलब क्या रह गया, सेलिंग। और यहाँ पर दिया है सेलिंग टाई का मतलब बताइए, यानी कि जो उत्तर होगा उसमें PIXN जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग है और सेलिंग का मतलब होता है PIXN। उत्तर में देखिए कौन ऐसा उत्तर है जिसमें PIXN है, तो केवल एक ही उत्तर है जिसमें PIXN है। आप इसे आसानी से ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कई बार क्या होगा कि जब एक से अधिक विकल्प में आपको PIXN दिखेगा, तब आपको 1-2 पॉइंट और आगे तक जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, और ये है 57 नंबर का कि पेन होल्डर ग्रिप। ये एक शब्द है, एक खेल में प्रयोग में लिया जाता है। आपको बताना है कि किस खेल में इसका यूज होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि वाइड है, जब ये क्रिकेट में होता है, कवर, ड्राइव, ये सारे क्रिकेट में होते हैं। इसी तरह पेन होल्डर ग्रिप जो यूज होता है, ये होता है टेबल टेनिस में। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 2 सेकंड मिल रहा है, तो उस दौरान आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए, आप चाहे वीडियो ऑफलाइन देख रहे हो या फिर ऑनलाइन। भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान कहाँ है, हॉकी का मैदान बताना है इसमें से। देखिए जो विकल्प है उसी में से बताना है, अभी विकल्प में नहीं है तो क्या उसको बताने का मतलब। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है सिलारू, और यहाँ पर है भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का मैदान। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि किस देश में की गई थी। भारत में तो नहीं की गई थी, और भारत विकल्प में भी नहीं है, और सही उत्तर होगा सिंगापुर। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब कि 1939 से लेकर के 1945। तो बढ़ते हैं आगे, और यह है 60 नंबर का क्वेश्चन कि जिम्नास्टिक में विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। जिम्नास्टिक में होना चाहिए, विश्व कप में होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर ओलंपिक में भी है तब भी आप बता सकते हैं। और ऐसा किसने किया था, तो ये किया गया था दीपा कर्माकर के द्वारा 2014 ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें। यहाँ पे देखिए 61 नंबर वाला क्वेश्चन है मैथ का कि 3 घंटियाँ 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। कितने बजे तीनों एक साथ बजेंगी। मतलब 3 घंटियाँ हैं, 1 घंटी यहाँ पर है, 1 घंटी यहाँ पर है और 1 घंटी यहाँ पर है। तीनों जो पहली वाली है ये 9 मिनट बाद बजती है, हर 9 मिनट बाद। यानी कि जब ये 8 बजे बजी होगी तो फिर 8:09 पर बजेगी, फिर 8:18 पर बजेगी, फिर 8:27 पर बजेगी, इसी तरह सो आन आगे। ये जो है ये 12 मिनट बाद बजती है। मतलब जब पहली बार 8 बजे बजी होगी तो 8:12 पर बजेगी, फिर 8:24 पे बजेगी, फिर 8:36 पे बजेगी, इस तरह। ये तीसरी ये 15 मिनट बाद बजती है। यानी कि अगर 8 बजे पहली बजी होगी तो दूसरी 8:15 पे, तीसरी 8:30 पे, 8:45 पे, फिर 9 बजे, फिर 9 सवा 9 बजे, इस तरह। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप ये बता दीजिए कि फिर कितना बजा होगा जब तीनों एक साथ बजी होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। आपको इसमें करना क्या होता है कि जो 9, 12 और 15 दिया गया है इसका एलसीएम निकाल देना होगा। 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालना आप जानते होंगे। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप चाहें तो 2 से कर सकते हैं, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, फिर 3 से और फिर 5 से। अब देखिए ये क्या आ गया, 5 3 15, 3 45, दुना के 90, दुना के 180। यानी कि 180 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगे। अब कितना बजे एक बार बजी है ये, तो 8 बजे। 8 बजे मैंने 180 मिनट मतलब कि 3 घंटा, 8 और 3 मतलब कि 11 बजे। जब सुबह का 11 बजेगा तब ये तीनों घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। मतलब तीनों तो बजेंगी ही, लेकिन उस समय एक ही साथ बजेंगे। यहाँ पे देखिए x × y = x + 3 का होल स्क्वायर है।
y-1 है, तो 5 गुणे 4 का मान बताइए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यहाँ पे आपको 5 गुणे 4 का मान बताना है कि 5 गुणे 4 का मान आपको क्या होगा। देखिए, अगर हम 5 गुणे 4 को लिखें, 5 गुणे 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5। इसके तौर तरीके पे हम लिख रहे हैं 5, क्योंकि x के जगह पे हम 5 मान रहे हैं, तो 5 हो गया। और यहाँ पे 3, ठीक है, और इसके बाद से स्क्वायर, और y की जगह पे हम क्या माने हैं, 4 माने हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 - 1। इसी को आप निकाल देंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 × 8 = 64, और ये हो जाएगा 3। ये होता है 4 × 3 = 12 और 6 × 3 = 18, यानी कि 192। ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला वाला विकल्प। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर है 4 और उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है, तो बताना है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि संख्याएं उसमें मान लीजिए, जैसे कि कहा है कि दोनों का अंतर 4 है, यानी कि अगर एक संख्या को आप x मान लें, अगर आप एक संख्या को x मान लें तो दूसरी क्या हो जाएगी, x - 4 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसका माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का अंतर कितना है, 1/8 है। व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा, यानी कि 1/x - 4, और इस तरह -x, और ये कितना है, 1/8 है। अब यहाँ से जब आप हल करेंगे तब आपको x की वैल्यू मिलेगी, और चूंकि आगे जा कर के यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो यह एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। x की 2 वैल्यू आएगी, तो जो भी प्लस वाली वैल्यू होगी आप उसको ले लीजिएगा। जब एक वैल्यू मिल जाएगी x की, तो उसको आपको यहाँ रख देना है, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी और दोनों का जोड़ बता देना है। तो आप इसको हल करिएगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर x के 2 मान आते हैं। 64 नंबर है कि 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 400 का मूलधन 3/2, यानी कि 1.5 वर्ष में मूलधन 1.5 वर्ष में कितना मिश्रधन दे देगा। मतलब कि 10% का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, 400 रुपये है, और 1.5 साल बाद आपको बताना है कि जो 400 रुपये था अब ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय है ये 3/2 है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि अर्धवार्षिक, और जब भी अर्धवार्षिक वाली कंडीशन आती है, हम जो वर्ष है मतलब जो टाइम है उसको दोगुना कर देते हैं, और जो रेट है, जो दर है, उसको हम आधा कर देते हैं। जब भी अर्धवार्षिक वाली बात कही जाएगी, समय को हम दोगुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। रेट को हम 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 5%। अब बस आप इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 धन रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, अब पावर टाइम। तो मूलधन है 400, यहाँ पे रेट हो गया 5/100, और टाइम हो गया आपका 3 साल। अब बस आप इसको हल कर देंगे अगर, तो यह आ जाएगा, ये हो जाएगा 400, 20 से कम में 20 और 21/20 हो जाएगा, यानी कि इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और 20 का 20 में करेंगे 400 हो जाएगा। 21 का 21 में जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 21 का क्यूब, आपको पता होगा 9261 होता है, और बटे कितना हो गया 20, क्योंकि एक वाला 20 बचा है। अब इसका आधा आपको कर देना है, तो ये हो जाएगा 46 इस तरह, और चूंकि एक दशमलव है तो यहाँ पर आपका दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा 463.5 पैसा। जो 400 रुपये था ये इतना बन जाएगा। तो ये पूरा विस्तार है, आपको यही प्रक्रिया करनी होगी परीक्षा में भी, लेकिन जब आप अपने लिए करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम समय लगेगा। हम इसको 15 से 20 सेकंड में हल कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए 1 मिनट ले लिया। 65 नंबर है कि यदि महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। 10 तारीख शनिवार, तो 27 तारीख कौन सा वार, घटा दीजिए कितना दिन, 17 दिन। 17 में
सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 7 से भाग दीजिए, 7 दूना के 14 हो गया 3, मतलब कि कितना अधिक हो गया, 3 दिन। अब शनिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार के बाद आता है रविवार, उसके बाद आता है सोमवार और उसके बाद आता है मंगलवार। ठीक है, यानी कि 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर तीसरा, निम्न में से किसका दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित होगा। मतलब अगर किसी को हम दर्पण में देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो उल्टा दिखने लगता है। दर्पण और जल 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर आप बी को देखें, बी को, तो जब आप इसे दर्पण में देखेंगे और दर्पण यहाँ लगाया गया हो तो आपको ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको जल में देखेंगे, वाटर में, तब वो उस समय इसी तरह दिखेगा। अगर हम इस तरह देखें सी को, तो सी को आप दर्पण में देखेंगे तो ये इस तरह दिखेगा, लेकिन जल में ये कुछ इसी तरह दिखेगा। अगर आप डी को देखें तो ये दर्पण में कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन जल में ये उसी तरह दिखेगा। अगर आप टी को देखें तो टी दर्पण में उसी तरह दिखेगा, लेकिन जल में ये इस तरह दिखने लगेगा। जो भी नीचे वाला फिगर है ये जल में हमने बनाया है, दर्पण वाला साइड में हमने बनाया है। क्वेश्चन में जब दर्पण दिखाया नहीं होगा तो हमेशा आपको दर्पण इधर राइट साइड में ही मानना होगा। अगर कहीं दर्पण दिखा दिया है तब आपको मानने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यहाँ पे देखिए किसका दर्पण प्रतिबिंब सेम होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें x, तो जो पहले है वो बाद में हो जाएगा, फिर y जो कि बाद में है ये पहले हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाला x से शुरू था लेकिन दर्पण प्रतिबिंब इसका y से शुरू होगा, यानी कि ये वाला विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x जो कि शुरू में है यानी कि बाद में आ जाएगा, x जो कि बाद में है ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। यानी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग है, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग है। बस एक ही विकल्प है जिसका दोनों का लास्ट और शुरू वाला सही है, यानी कि सेम है, यानी कि यही होगा। क्योंकि आप इसको बना करके भी देख सकते हैं, आप चाहें तो जो ऑप्शन नंबर बी है उसको आप बना कर भी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे जब इस x का अगर हम यहाँ पे दर्पण लगाते हैं तो पहले इस तरह बनेगा, फिर o आ जाएगा o का, फिर y का इस तरह y ही आ जाएगा, फिर t का t ही आ जाएगा, फिर y का y ही आ जाएगा, o आ जाएगा और x आ जाएगा। मिलाइए x o y t y o x बिल्कुल सेम है। तो इस तरह ये दर्पण वाला जो हमने आपको बेसिक बताया वो पता होगा, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए आरेख दिया गया है पेन, स्टेशनरी और विद्यार्थी। आपको बताना है कि अगर पेन, स्टेशनरी और विद्यार्थी को लेकर के इस तरह डायग्राम बनाया जाए तो कौन सा सही होगा। स्टेशनरी हम किसको कहते हैं, जहाँ पे पेन, पेंसिल, बुक ये सब रखे जाते हैं, यानी कि स्टेशनरी में ही आपको पेन दिखेगा। ये एक स्टेशनरी है, जो बुक पेन की दुकान है उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। तो यह एक स्टेशनरी है, ठीक है, और इसी के अंदर होगी पेन। लेकिन विद्यार्थी स्टेशनरी में थोड़ी होगा, विद्यार्थी तो अलग होगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। शैलकृत बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं, बताइए। इनको कहते हैं चैत्य गृह। जहाँ ये लोग पूजा करते हैं बौद्ध धर्म में तो उसको हम कहते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसको हम चैत्य गृह बोलते हैं। विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी अनिवार्य है मतलब विटामिन डी करता क्या है, तो विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, डी से रिकेट्स होता है, लेकिन सी से क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका होता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर, देखिए शुरुआत होता है उत्पादक से, ठीक है। उत्पादक को के बाद कौन आता है, उपभोक्ता। जैसे हम लोग, जैसे कोई पौधा हो गया, हम लोग आ गए, और हम लोग के बाद क्या आता है, अपघटक। इसमें तो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए ये टेबल से क्वेश्चन है और ये काफ़ी जब हार्ड क्वेश्चन बनेगा तभी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ग्रुप डी जो आपका पेपर हो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन आपको तैयार होकर जाना होगा। 5 वर्षों के दौरान 4 कंपनियों की बिक्री दी गई है। कंपनी का नाम है TOHOKOYO, ठीक है। जो ईयर है 1984, 1985, 1986, 1987 और 1988 में दिया गया है। यहाँ पे बिक्री कितनी हुई है लाख में, 350 लाख, 400 लाख, 300 लाख, 350 लाख, ये बिक्री हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को देख करके क्वेश्चन लगाना है। कहा गया है कि पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की बिक्री अन्य कंपनियों की तुलना में सबसे कम है। पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की बिक्री अन्य कंपनियों की तुलना में सबसे कम है, यही पूछा गया था, सबसे कम है। यानी कि पहले 3 वर्षों का किसी भी कंपनी का ऐड करना होगा। अगर हम टी को ऐड करें, TO को पहले 3 वर्षों का, तो ये हो गया 700 और 3 1000 यानी कि 1050। इसका ऐड करते हैं तो ये हो गया 470 और 540 640, ठीक है। इसका जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 440 और 490 और ये हो जाएगा 490 के साथ अगर आप इसको ऐड करें तो 2150 है। तो 2150 को करेंगे तो हो जाएगा जो भी हो, मतलब ये 2590 के आसपास आ जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 390 और 690। अब कह रहा था कि इनमें से किसका सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कौन है जिसका सबसे कम है, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखा कि कम किसका है, HO का। HO कौन नंबर पे है, दूसरे नंबर। लेकिन यहाँ पे दूसरा कौन है, हमने जब बी वाले को सही कहा है तो बी वाला है यहाँ पे, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर में कहा गया है कि 1985 से 88 के बीच में किस कंपनी की बिक्री निरंतर बढ़ी है। 85 से लेकर 88, 85 से लेकर के 88 तक जाना है और किस कंपनी की बिक्री हमेशा बढ़ी है। यहाँ से देखिए ये पहले ही घट गया है तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो ये बढ़ा है लेकिन घट गया है, इसको भी नहीं लेना है। ये बढ़ा है, यहाँ पे देखिए ये मिस टाइपिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे ये एक नहीं होगा, इसको हटा दीजिए आप। तो ये बढ़ा है देखिए इस तरह, और लेकिन ये भी घटा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर KO सही होगा। KO जिसमें है यानी कि C वाला, यानी कि दूसरा वाला सही होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, अगर पहले वाले में भी अगर आप इसको सही करके हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस तरीका देखना होगा, तरीका से ज़्यादा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में थोड़ी रिपीट होने वाला है। यहाँ पे देखिए 73 नंबर के क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि 1200 में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो तो अंतर पूछा गया है। अब देखिए जब छमाही होगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए छमाही होगा तो आप समय को दोगुना कर देंगे, ठीक है, और रेट को आधा कर देंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो रेट को आधा कर देना है और समय को दोगुना कर देना है। 1 वर्ष और 1 को दोगुना करेंगे तो 2 वर्ष आ जाएगा। 1 होगा और ये 20 होगा, यानी कि 1200 गुणे 21/20, 21/20, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना के 4 और 4 3 12, ये हो गया 3 गुणे 441, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हम साधारण ब्याज निकाले तो 1200, क्योंकि साधारण ब्याज में कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे ये सीधे सीधे निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हो गया 120। अब इसको अगर आप साधारण ब्याज वाले का मिश्रधन निकालेंगे तो 1200 में 120 जोड़ देना है, 1320 हो गया। अगर इसका मिश्रधन आप देखेंगे तो 3 एक में 3, 4 3 12 को 2 हाथ में लगा 1, 4 3 12 1 13, ये हो गया 1323। यानी कि कितना अंतर हुआ, 1323 ये है और 1320 ये है, 3 रुपये का अंतर हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इस क्वेश्चन में देखिए जो चीज़ सबसे अलग है
केवल चक्रवृद्धि ब्याज को कहा गया है कि ये छमाही है। अगर ये छमाही नहीं कहा गया होता तो यहाँ 5 की जगह पे हम 10 रखते और 2 की जगह पे हम 1 रखते। बस यही आपको समझना है। तो बढ़ते हैं आगे और ये है 74 नंबर का। यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं। क्वेश्चन के बाद पूछा गया है कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करके इनमें से किसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे कि इनमें से कौन बनाया जा सकता है तो आप बता सकते हैं आसानी से। देखिए इसमें एक अर्धवृत्त जैसे है, वृत्तखंड के जैसे। इनमें अगर आप देखेंगे तो वृत्तखंड किसमें नहीं है, तो इसमें वृत्तखंड कहीं नहीं है, यानी कि इसको आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद देखिए इसमें एक इस तरह का है जो कि थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा और कटा हुआ है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये इसमें नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शंस बचे हैं। अगर आप इस वाले फिगर को देखें तो जो भी ये है इसमें थोड़ा सा एक कोना कटा हुआ है। इनमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह का कोना कटा हुआ आपको दिखाई दे, और वृत्तखंड भी पूरा नहीं है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अब आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हल करने के और भी तरीके हो सकते हैं आपके, जो भी तरीका होगा सही है। यहाँ पे देखिए इसमें बताना है कि 4 फिगर दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। अब इसमें से आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। बस यही बता देना है कि सबसे अलग कौन सा है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर हम त्रिभुज पे गौर करें तो त्रिभुज में आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है। इसमें 2 त्रिभुज और दोनों एक जैसे, और 2 वृत्त दोनों एक जैसे, लेकिन इसमें हर एक आकृति अलग तरीके की है। इसमें हर एक आकृति अलग तरीके की है, बस 2 मिल रहा है। इसमें बस 2 मिल रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इससे ये मिल रहा है और इससे ये मिल रहा है, मतलब 2 आपस में ये मिल रहे हैं, और इस तरह कहीं पर भी नहीं है, यानी कि आपका 75 का पहला वाला सेक्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका ये सेम है, यानी कि आपको अभी हमने दर्पण वाला बताया तो ये दर्पण वाला फिगर बनाया गया है। तो भी का दर्पण वाला फिगर क्या होगा, भी ही होगा, यानी कि 76 का पहला हो जाएगा। अगर भी का जल वाला प्रतिबिंब पूछ ले तो इस तरह होगा, दर्पण वाला प्रतिबिंब इस तरह होगा। बढ़ते हैं आगे 77 नंबर पर कि पेट्रोल की गुणवत्ता उसमें किस में अभिव्यक्त की जाती है। जैसे कि पेट्रोल कई तरह का होता है, तो कौन पेट्रोल कितना शुद्ध है, जैसे आपने पढ़ा होगा हवाई जहाज का जो पेट्रोल होता है वो अलग तरीके का होता है, तो इसमें होती है ऑक्टेन संख्या। तो पेट्रोल की शुद्धता या गुणवत्ता उसके ऑक्टेन संख्या पर निर्भर करती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है हर साल 5 जून को। चलिए आप बताइए कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, या फिर बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेपाल की राजधानी पूछा गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के थोड़े हार्ड क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। सही उत्तर होगा काठमांडू। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई। जैसे आप सुनते होंगे फांसीवादी, तो फासिस्टवाद इसको बोलते हैं। इसकी विचारधारा कहाँ पे हुई, तो इटली में। अगला है और ये मैथ का क्वेश्चन है कि 7 का पावर x बराबर 1/343, तो x की वैल्यू बताना है। यहाँ पे देखिए अगर आप 343 को देखें तो 7 का पावर 3 लिख सकते हैं, और अगर इस 7 के पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 7 का पावर -3 हो जाएगा। बेस बराबर है तो यहाँ पे घातांक भी बराबर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -3 के बराबर। एकदम आसान क्वेश्चन था। एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 10 पारियों में रनों का औसत 50 है। 10 पारी खेला, औसत 50 है, यानी कि कुल कितने रन बनाए उसने, 10 × 50 यानी कि 500। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। अब 11 पारी खेलेगा तो चाहता है कि जो रनों का औसत है उसमें 2 की वृद्धि हो जाए, यानी पहले 50 था अब 52 हो जाए। तो 11 का अगर हम 52 में गुणा करें तो कितना होगा,
11 दूनी 22, 2 हो गया, और 11 5 55 और 2 57। 11 पारी खेलने के बाद वो चाहता है कि 572 रन बन जाए, लेकिन 10वीं पारी तक 500 रन है, यानी कि उसको कितना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, 72 रन। 82 नंबर का ये सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये है 83 नंबर का, और यहाँ पर देखिए 17/15 गुणे 17/15 धन 2/15 2/15 17/15 4/15। क्या समझ में आ रहा है? अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए a² हो सकता है प्लस b² हो सकता है। अब a² और b² से संबंधित दो फार्मूले काफ़ी पॉपुलर हैं। वैसे तो कई फार्मूले हैं, लेकिन दो फार्मूले काफ़ी पॉपुलर है। एक है प्लस AB 2AB और एक है माइनस 2AB। यहाँ पर क्या है, तो माइनस है, ठीक है। तो जब माइनस वाला है तो हम माइनस वाले को ही लेंगे, इस प्लस वाले को नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 17/15 गुणे 2/15 गुणे 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं। 2 हो गया, इसको हमने a माना था, a भी हो गया, और ये b भी हो गया क्योंकि इसको हमने b माना था। अब ये फार्मूला सेट हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, और इसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a हमने माना है 17/15, b हमने माना है 2/15, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 15/15, यानी कि 15 से 15 कट गया, हो गया 1, और 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 1। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पे देखिए 84 से लेके 86 तक इसी को पढ़ करके उत्तर देना है 3 क्वेश्चनों का। यहाँ पर सूचना है कि एक समूह में 5 व्यक्ति A B C D E हैं। B और C अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है। A और C गणित और अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है। B और D अंग्रेजी और राजनीतिक शास्त्र में बुद्धिमान है। D एवं E राजनीतिक शास्त्र एवं भूगोल में बुद्धिमान है। E अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है और भूगोल में बुद्धिमान है। तो इस तरह एक डेटा दिया गया है। अब इससे पूछा गया है कि अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र तथा भूगोल में कौन बुद्धिमान है। अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल में है E, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र और भूगोल में है DE, लेकिन जो D है ये अंग्रेजी में भी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो D है ये अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल तीनों में होगा। जो इसका उत्तर होगा ये होगा चौथा वाला, यानी कि D। तो इस तरह आप कर सकते हैं, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और गणित में कौन बुद्धिमान है। इसको आप चाहें तो टेबल बनाकर भी हल कर सकते थे, टेबल से काफ़ी आसान हो जाता। अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और गणित में कहा गया है, अंग्रेजी गणित में ये हो गया, मतलब इसी में से एक होगा, और इसके अलावा राजनीतिक शास्त्र में कहा गया है तो ये है B, C और B, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, B वाला। कौन सा गणित और अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है परंतु अंग्रेजी में बुद्धिमान नहीं है। गणित और अर्थशास्त्र लेकिन इंग्लिश ना हो, तो इंग्लिश वाले जो भी हैं वो हट जाएंगे, यानी कि आपका उत्तर B और D नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे B और C भी नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पर इंग्लिश लिखा गया है वो नहीं होगा। बस क्या बचा है, A बचा है। A B C D में से केवल A बचा है, और यही आपका उत्तर होगा क्योंकि A गणित और अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो एक टेबल बना सकते थे, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, और यहाँ पे A B C D करके तब भी आप लगा सकते थे। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है। क्रायोजेनिक के बारे में आप सुने होंगे। क्रायोजेनिक एक ईंधन होता है, तो यहाँ पे क्रायोजेनिक है निम्न तापमान से। स्मॉग, जो कि धुआं कहते हैं आपको, इसको ये किसका मिश्रण है, स्मॉग, बताइए। 2 सेकंड आपको मिल रहा है। तो ये होता है धूम्र और कोहरे का। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। जो लाल चना होता है इसमें कौन सा एंजाइम होता है, यह है आपके विकल्प, और सही उत्तर होता है डायस्टेज। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो खाने वाला सोडा होता है जिसको हम कहते हैं NaHCO3, बता दीजिए। अब देख के तो आप बता ही सकते हैं बड़े आसानी से। यहाँ पे बाई, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए।
कोई ऐसी संख्या है जिसमें 25% घटा देने पर वो संख्या क्या बच रही है? 225। यानी कि 25% घटा देते हैं, यानी कि 75% बच गया। किसी में से 25% घटा दिए तो बचा कितना? 75%। यानी x का 75% क्या है? 225 है। और अगर आप इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 300। इससे क्या पता चल गया कि वो संख्या कितनी है? 300 है। अब 300 को 375 करना है। कितना बढ़ाना है? 75। कितने से बढ़ाना है? 300 से। यहाँ 100 हो जाएगा चूँकि परसेंटेज की बात है। तो यहाँ पे देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 बच गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका उत्तर आ गया 25। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे 92 नंबर में आपको बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब ये होता है जिसकी अधिकता हो उसको हम कहते हैं बहुलक, जो ज़्यादा हो। पहले हम 100 को देखेंगे तो 1, 2 और 3। 110 को देखेंगे तो 1, 2। 120 को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4। 120 अब तक 4 बार आ चुका है। 140 2 बार है। 90 2 बार है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 120, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाएगा वही उसका बहुलक होता है। यहाँ पे कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, ठीक है। सभी अध्यापक विद्वान हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। अब कह रहा है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं, इस तरह कुछ मंत्री विद्वान है। क्या ये सही है? तो कुछ मंत्री विद्वान तो है ही, क्योंकि ये जो विद्वान वाला आंकड़ा है ना, ये यहाँ तक गया है, और ये जो है मंत्री लोग, इसमें जितने भी मंत्री आ जाएंगे वो क्या है? वो विद्वान भी हैं, यानी कि जो पहला वाला ये बिल्कुल सही है। सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। देखिए, क्या सभी विद्वान अध्यापक हैं? नहीं, केवल इसमें से इतने लोग हैं जो कि विद्वान और अध्यापक दोनों हैं। बाकी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि अध्यापक नहीं हैं, यानी कि इसमें से दूसरा वाला का अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पे क्या होगा? केवल पहले का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसरो के द्वारा जो GSAT 31 भेजा गया, यह किस तरह का उपग्रह है? बताएं। जो GSAT 31 ये भेजा गया था, आपको बताना है यहाँ पर कि ये किस तरह का उपग्रह है। आपके ऑप्शन है रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन, संचार, भू स्थिर। सही उत्तर हो जाएगा ये संचार है। किस राज्य सरकार ने 4 फरवरी 2019 को सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय प्राणी घोषित किया है? राज्य का जलीय प्राणी किसको बनाया गया है? ये मतलब एक सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, पंजाब के द्वारा की गई। वह राज्य जहां देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। पहले 24 ही हाई कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब हो गए 25। आपको बताना है कि 25वां बनाया गया था किस राज्य में? तेलंगाना में। तेलंगाना भी 2014 में ही बनाया गया था, तो उसको लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय काम करना शुरू किए, और ये 25वां है। वह देश जिसके द्वारा विश्व के प्रथम उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए प्रथम सैटेलाइट लॉन्च किया गया। वह देश कौन सा है जहां पर विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है? तो ये देश है आपका चाइना। भारत का प्रथम कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, राजकोट? बताइए। मुंबई में। म्यांमार की मुद्रा क्या है? जैसे भारत का रुपया है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है, उसी तरह म्यांमार की मुद्रा है क्या? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।